शान्ति शान्तिः। ईश्वराम्बा सुत श्रीमन् पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमान्हिकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ पर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोकमङ्गलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशान्तसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोकान् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। त्वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ताः दातुं कृपासहितदर्शनमाशु तेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ताः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिम् सन्दर्शनाभिरतिसंयुतचित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तां दिगन्तरविशाल
धरातलेऽस्मिन् जिज्ञासु लोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाताः बह्वङ्गनाः करगृहीत सुपुष्पहाराः स्तुन्वन्ते दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वाम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञानविज्ञानशोभिताः। मङ्गलं गुरुदेवाय मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पर्तिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शान्ति शान्ति शान्तिः। Nature is a precious gift to humanity. Like a compassionate mother, nature nurtures us, protects us, and sustains us. She gives us food, water, air, land, and many natural resources, which we often take for granted. Nature is also a supreme teacher. She teaches us love, patience, forbearance, and sacrifice, among many other values. If we just look around us and observe trees, plants, animals, rivers, we can see these qualities in action. Rather than revere nature and be humble stewards of her many treasures, man has instead abused the earth due to his unrestrained desires and greed. This has resulted in a severe environmental crisis that is literally destroying the planet. For over 30 years, though, Satya Sai Baba has provided spiritual solutions to the environmental challenges that our planet faces. And to understand and reflect upon our spiritual connection with the environment, about 1,200 delegates from 70 countries around the world came together on the 25th and 26th of July 2018 to attend the first ever Go Green conference in Prashanthi Nilayam, India, which was hosted by the Satya Sai International Organization. ओम श्री साई राम। आज 5 जून पर्यावरण दिवस है, इसीलिए इस प्रातःकालीन सत्संग में हमने जो आपको शॉर्ट वीडियो दिखाया, उसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमें स्वामी यह कहना चाहते हैं कि समस्त सृष्टि उसी परमात्मा अर्थात जो सतचित आनंद स्वरूप है, उनका ही अवतार है, उनका ही रूप है। स्वामी दिनांक 11 मार्च 1978 को इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं कि नेचर इज वेस्टर ऑफ गॉड, अर्थात प्रकृति ही ईश्वर के वस्त्र हैं, आवरण हैं। हमें इनका अंधाधुंध उपयोग करना बंद करना चाहिए। 18 जुलाई 1996 के एक अन्य प्रवचन में स्वामी कहते हैं, ईश्वर की सृष्टि अति पवित्र है, इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो पंच तत्व हमें
हमें प्राप्त हुए हैं, अर्थात अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश एवं जल। किंतु आज जो हम श्वास ग्रहण करते हैं, जो ध्वनि हम सुनते हैं, जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, वह सब कुछ ही प्रदूषित हो चुका है। इन पवित्र पंच तत्वों को मानव ने ही अपवित्र किया है और इसीलिए संपूर्ण विश्व आज अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर यह सामयिक होगा कि हम कुछ उन बिंदुओं पर चर्चा करें जो पर्यावरण को प्रदूषित करने के एवं हमारे जाने अनजाने में की हुई गलतियों का हमें अवसर प्रदान कर रही हैं। दिनांक 21 जनवरी 1993 के प्रवचन में स्वामी कहते हैं, प्रकृति को बचाने के लिए मानव को COD अर्थात सीलिंग्स ऑन डिजायर्स अर्थात अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। अर्थात हमें भोजन, ऊर्जा, समय एवं पैसों का अपव्यय होने से रोकना चाहिए। 21 जनवरी 1993 के प्रवचन में स्वामी ने हमसे कहा, चूंकि बहुत तेजी से एवं बड़ी मात्रा में जंगलों की कटाई करना आरंभ कर दिया गया, जिसके कारण पंच तत्वों को बहुत नुकसान हुआ और पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई। इसका उपचार यही है कि हम सभी मिलकर बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण करें। जितने पेड़ हम लगाएंगे उतना ही हमारा वातावरण प्रदूषित होने से बचेगा एवं पेड़ों की कटाई करना अब हमें बंद करना होगा। ऐसी स्थिति में जब लकड़ी नहीं काटी जाएगी तो ईंधन कहाँ से मिलेगा? यह विचार हमारे अनेक प्रकार के ग्रामीण भाइयों के दिमाग में अवश्य आता होगा। स्वामी ने वर्ष 1993 में 4 मार्च को अपने उच्चतर शैक्षणिक संस्थान के विद्यार्थियों को उद्बोधन देते हुए कहा था, सूर्य की ऊर्जा अपरिमित है। भारत में यदि इसका अंश मात्र भी हम उपयोग में कर लेते हैं तो मानवता के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। किंतु उन्होंने अपने विद्यार्थियों को यह भी कहा कि तुम टेक्नोलॉजी को इतना विकसित करो कि तुम सूर्य की ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित कर सको। इस तरह स्वामी ने न सिर्फ हमें पर्यावरण को किस प्रकार क्षति पहुंचा रहे हैं केवल यह बताया, अपितु उन्होंने हमें यह भी बताया कि हम पर्यावरण को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। स्वामी के ही असीम अनुग्रह से आज इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जो न सिर्फ केवल इस विषय के जानकार हैं, अपितु वे अपने जीवन को इस अनुरूप ढाल भी चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा सोलर मैन की उपाधि से नवाजे गए डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी, जो कि IIT बॉम्बे के प्रोफेसर रह चुके हैं। आइए हम लेते हैं उनका विस्तृत परिचय। ओम श्री साई राम। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने बीच पर्यावरणविद डॉक्टर चेतन सोलंकी जी को अपने बीच पाकर हम अत्यंत हर्षित हैं। प्रोफेसर सोलंकी IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हैं। आपने वहीं से M.Tech किया था। उसके पश्चात आपने बेल्जियम से सोलर साइंस में ही डॉक्टरेट किया। आप नवंबर 2020 से 2030 तक 11 वर्षों के लिए सोलर बस में एनर्जी स्वराज यात्रा पर निकले हैं, जिसका उद्देश्य क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषयों पर जन जागरण करना है। साथ ही वे इस दिशा में भी कार्य कर रहे हैं कि किसी तरह देश को 100% सोलर ऊर्जा पर आधारित किया जा सके। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें प्रांत के सोलर एम्बेसडर बनाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू एवं इंडिया टुडे ने आपको सोलर मैन की उपाधि से नवाजा है। आपने 75 लाख परिवारों तक सोलर लाइट पहुंचाए हैं। आपको IEE की ओर से 70 लाख रुपयों का ग्लोबल ग्रेड प्राइज भी मिला है। सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से नवाचार करने हेतु आपको प्रधानमंत्री पुरस्कार भी मिला है। इसके अतिरिक्त आपको यंग साइंटिस्ट अवार्ड, आउटस्टैंडिंग ग्रीन एक्टिविस्ट अवार्ड भी मिल चुका है। आपने 7 किताबें लिखी है। 100 से अधिक रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित कर चुके हैं। आपके नाम पर 4 अमेरिकी पेटेंट भी दर्ज हैं। सन 2019 में आपने 30 देशों की यात्रा कर वैकल्पिक ऊर्जा पर जन जागरण किया है। एनर्जी स्वराज यात्रा के माध्यम से आप 11 वर्षों में 10 बार पूरे देश का भ्रमण करेंगे। आपको आपकी यात्रा की सफलता एवं शुभकामनाओं के लिए हम स्वामी से प्रार्थना करते हैं। अब हम युवा भाई बहन इसे
प्रश्न के माध्यम से आपसे पर्यावरण सुरक्षा एवं सोलर ऊर्जा की जानकारी लेंगे। जय साई राम। साईराम सर, मेरा नाम श्रुति गाड़वे है। मैं बाल विकास की भूतपूर्व छात्रा रह चुकी हूँ और नेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट भी रह चुकी हूँ। मैंने अपना मास्टर्स डिग्री एनवायरमेंटल साइंस से किया है और मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि पिछले कुछ सालों से हम सोशल मीडिया में और अन्य साधनों से ये पता करते आ रहे हैं कि आपने पर्यावरण के क्षेत्र में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में बहुत ही बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं, जो कि एक गंभीर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है हम सभी के लिए। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पर आपके क्या विचार है, मैं जानना चाहूंगी। श्रुति, एनवायरमेंट, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हम एनवायरमेंट का ही अहम हिस्सा हैं। हम एनवायरमेंट से कुछ अलग नहीं है, तो हमारा शरीर भी इस पर्यावरण का एक हिस्सा है। और इसी तरह से यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं एनवायरमेंट के, उसमें हवा है, पानी है, मिट्टी है, जमीन है, नदी है, जंगल है, ये सब भी पर्यावरण का हिस्सा है और ये सब से ही हमारा जीवन चलता है। मैं एक हमेशा लोगों को प्रश्न करता हूँ कि तुम्हारे जीवन में यदि प्रश्न किया जाए कि तुम्हारे जीवन में सबसे 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 महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो कई लोग बोलते हैं हमारे जीवन में माता पिता जरूरी है, तो बच्चे जरूरी है, तो नौकरी जरूरी है, बहुत सारी लिस्ट होती है। परंतु किसी के जीवन में पर्यावरण जरूरी है ऐसा कोई नहीं बोलता। और हम पर्यावरण के कितने अभिन्न हिस्से हैं, इसका एक बेस्ट उदाहरण ये हो सकता है कि हम, यदि आप सब लोग अपनी नाक 1 मिनट के लिए बंद करें, सिर्फ 1 मिनट के लिए, तो पता चल जाएगा कि जीवन में सबसे जरूरी क्या है। तो हमारे जीवन में सबसे जरूरी हवा है, उसके बिना हम 1 मिनट से ज्यादा, 2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। तो क्या हम सब लोग हवा को ठीक रखने के लिए, ठीक करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं हमारे दैनिक दिनचर्या में? नहीं। तो क्या हम लोग हवा को प्रदूषित करने के लिए कुछ करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं, है ना। हम जब व्हीकल का उपयोग करते हैं तो एमिशन करते हैं। हम जब एलपीजी का उपयोग करते हैं कुकिंग में तो एमिशन करते हैं। हम जब इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं तो एमिशन करते हैं। तो हमारे दिनचर्या का लगभग हर घंटा इस हवा को प्रदूषित करने में लगा रहता है। ठीक उसी तरह से पानी हमारे जीवन का कितना अभिन्न हिस्सा है, जिसके बिना हम 3-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। पर हमारे लिए क्या जरूरी है करके उस लिस्ट में पानी का नाम ही नहीं आता। तो पानी को हम ठीक करने के लिए कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। पानी को खराब करने के लिए कुछ करते हैं? बहुत कुछ करते हैं। देखो, अच्छी अच्छी नदियां, अब तो नदियां बची नहीं। यहाँ तक कि जो हमारे नदियां जिनको हम देवी माँ की तरह मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनकी भी इतनी हालत प्रदूषित हो गई है। गंगा मैया, यमुना मैया, नर्मदा मैया, अब जाके एक गिलास पानी नहीं पी सकते। जंगल जो हमारे फेफड़े माने जाते हैं धरती के, तो हमने जंगल काट के 40% कम कर दिए हैं। तो ये जो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं नेचर के, इन सब की क्या हालत हो रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो एनवायरनमेंट इतना ज्यादा डिग्रेड हो चुका है कि आजकल हमें शुद्ध हवा के लिए बड़े शहरों में एयर प्यूरिफायर बिकते हैं, शुद्ध पानी के लिए वाटर फिल्टर बिकते हैं। तो ये हमने अपनी हालत कर। अच्छा, ये नुकसान किसका हुआ है? यदि मैं ठीक से सांस नहीं ले सकता, यदि मैं ठीक से पानी नहीं पी सकता, यदि मैं नर्मदा मैया में, गंगा मैया में जाके ठीक से स्नान नहीं कर सकता, यदि मेरे यहाँ आसपास पेड़ पौधे खत्म हो गए, तो नुकसान किसका हुआ है? धरती का कुछ नहीं बिगड़ेगा। धरती पे करोड़ों जीव जंतु आए और चले गए, ये हम हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। तो हम सब ने मिलके जाने अनजाने हमारे ही पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान किया है। सबसे पहले हम सबको इस बात से सचेत हो जाना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि लोगों को ये लगता है कि ये जो परिस्थिति बिगड़ी है उस सब में हम सबका हाथ है और हम सबके दैनिक जीवन का भी हाथ है। तो पहले इस बात के प्रति सजग हो जाए, वही इस विश्व पर्यावरण दिवस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। थैंक यू अंकल। मेरा एक और क्वेश्चन है इसी से संबंधित कि बहुत सारे लोग इस गंभीर समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ही लाइटली ले रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और उसके लिए कोई स्टेप्स भी नहीं ले पा रहे हैं।
तो हम इस मैसेज को कॉमन मैन तक कैसे पहुंचाएं, आम आदमी तक कैसे अवेयरनेस लाएं कि ये समस्या कितनी बड़ी है और इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। श्रुति, एक तो जो हमारे एलिमेंट्स बताएं, जो मैंने बताया कि जीवन का आधार यही इतने डिग्रेड हो चुके हैं, और ये सबके अनुभव में भी है। पानी ठीक नहीं नदियों में, ये सबको पता है। हवा प्रदूषित है, ये सबको पता है। जंगल कट रहे हैं, ये सबको पता है। तो ये तो जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से जो एक बड़ी समस्या बन रही है वो है क्लाइमेट चेंज। जितनी गतिविधियां हम करते हैं, जितने हम संसाधनों का उपयोग करते हैं, खास करके जितने हम कार्बन के स्रोत का उपयोग करते हैं, और कार्बन के स्रोत में क्या आता है? कोयला आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, एलपीजी आता है, सीएनजी आता है, ये सबका उपयोग हम दिन रात करते हैं। और ये जो कार्बन के स्रोत है, ये जब इनको हम उपयोग करते हैं, जब हमारे किचन में हम एलपीजी के रूप में जलाते हैं, जब हमारे गाड़ियों में, वाहनों में हम पेट्रोल डीजल के रूप में जलाते हैं, जब हम बिजली का उपयोग करते हैं तो कोयले के रूप में जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, और ये इसका जब एमिशन होता है तो ये एनवायरनमेंट में चली जाती है। और चूंकि ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस का काम क्या होता है? ये गर्मी पैदा करने का काम करता है। जैसे हम कार में बैठ जाते हैं और कांच बंद कर लें, एसी बंद रहेगा तो एकदम से गर्मी महसूस होगी, ठीक उसी तरह से ये जो गैस है एक तरह से कांच का काम करती है पृथ्वी के लिए। तो जितनी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करेंगे, उतना ही ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो जो हम नहीं देख सकते हैं वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता था जो वातावरण में, वो करीब 280 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 280 मिलियन कण में से, 1 मिलियन कण में से 280 कण कार्बन डाइऑक्साइड के होते थे, जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त है। परंतु मनुष्य की गतिविधियों ने ये बढ़ाते बढ़ाते अभी 410, 415 पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच गए, और लगभग 45-47% कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा वातावरण में है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो उसका भी हम अनुभव कर सकते हैं। करीब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान विश्व का बढ़ चुका है, और ये सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही तापमान नहीं बढ़ा है, परंतु इसके कारण जो पूरा इकोसिस्टम है धरती का, वो सब गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, कई बार लगता है 1 ही डिग्री सेंटीग्रेड तो बढ़ा है, परंतु 1 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण सीजन बदल गए। आप लोगों ने अनुभव किया होगा ना कि ठंड के समय ठीक से ठंड नहीं है, बारिश के समय बारिश नहीं है, गर्मी के समय गर्मी नहीं है, तूफान हो रहे हैं, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हो रहे हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहे हैं। जो अथाह समुद्र है, वो समुद्र का लेवल ही बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो इतनी सारी गड़बड़ हो रही है दुनिया में, और ये गड़बड़ अभी सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण हुई है, परंतु आम आदमी को ये समझना पड़ेगा कि जब ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जब चले जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये जो चेंज हुआ है, जो बदलाव हुआ है, ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। इसको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे, ये परमानेंट चेंज हो जाएगा। और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग होने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बाकी है। मैं हमेशा एक क्लाइमेट क्लॉक दिखाता हूँ कि एक क्लॉक है जो ये मेजर करती है कि हमें और कितना कार्बन डाइऑक्साइड हम वातावरण में छोड़ सकते हैं ताकि ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे रहे। तो ये क्लॉक आप देख सकते हैं, करीब इसके हिसाब से 6 साल और 211 दिन ही बचे हैं। 6 साल 211 दिन में 1.5 डिग्री पे टच हो जाएंगे। अच्छा, 1.5 डिग्री पे टच होने पे एकदम प्रलय नहीं आ जाएगा, परंतु क्या होगा, ये सारा जो इकोसिस्टम है, इसकी जो व्यवस्था है, इसका जो मौसम चक्र है, ये सब हमेशा के लिए धीरे धीरे बदलना चालू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यदि हम या सामान्य व्यक्ति, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये बात की सजगता लानी चाहिए कि यदि ये क्लाइमेट परमानेंट बदल गया तो हमें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, कितनी और बीमारियां फैलेगी, कितनी और परेशानी झेलना पड़ेगी। तो हमें इसके प्रति सजग होना चाहिए कि यदि इसको हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का, उनके बच्चों का, उनके आने वाली पीढ़ियों का एक बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नुकसान करना चाहता है। तो देश की खातिर नहीं, दुनिया की खातिर नहीं, परंतु कम से कम अपने बच्चों को शुद्ध हवा मिले, अपने बच्चों को शुद्ध वातावरण मिले, शुद्ध पानी मिले, जमीन मिले और व्यवस्थित वातावरण मिले।
ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों का जीवन तो डर डर के ही बीत जाएगा। कब कौन सा वायरस आएगा, कब तूफान आ जाएगा, कब बीमारियां फैल जाएगी, कब युद्ध हो जाएगा, कब किसको कितना ज्यादा इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल फैसिलिटी रहेगी नहीं रहेगी, अस्पताल में जगह नहीं रहेगी, डर डर के ही जीवन जाएगा। तो श्रुति, यदि हम इस बात को समझ जाएं, हमारे माता पिता इस बात को यदि समझते हैं, तो अपने बच्चों के लिए उनको जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। धन्यवाद सर। साईराम सर। सर, मेरा नाम आदर्श है और मैं बाल विकास का भूतपूर्व छात्र हूँ और अभी सीए फाइनल की तैयारी कर रहा हूँ। सर, मैंने पढ़ा है भगवान ने हमेशा हमें यह मार्गदर्शन किया है, निर्देशित किया है कि पंच माताओं का संवर्धन हमें करना है और आप उस काम को भू माता के प्रति बहुत बखूबी निभा रहे हैं। आपने एनर्जी स्वराज मूवमेंट जो स्टार्ट किया है, क्या आप उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? एनर्जी स्वराज की जो कल्पना हुई थी, एक्चुअली देखा जाए तो जितना भी गतिविधि हम करते हैं जीवन में, चाहे हम अभी इस समय बैठ के बात कर रहे हैं वीडियो कॉल के माध्यम से, चाहे हम चाय बनाते हैं, खाना खाते हैं, ट्रेवल करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, सब गतिविधियों में एनर्जी का उपयोग होता है। 1850 मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, उसके पहले जो गतिविधियां थी वो हमारी सारी रिन्यूएबल एनर्जी पे चलती थी। जो भी हम लेते थे प्रकृति से लेते थे, इन्हीं पंच तत्वों से लेते थे और उसी में सीमित तरीके से हमारा जीवन करते थे। इसलिए जो मनुष्य का जीवन प्रकृति के साथ पूरा बैलेंस में चलता था, सिंक होके चलता था। परंतु 1850 के बाद में जब से हम इंडस्ट्रियलाइज होना चालू हो गए, तो इंडस्ट्रियलाइज कैसे होना चालू, हमने मशीन बनाई, मशीन को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ी। तो जब से कोयला हमारे हाथ लग गया है 1850 1860 के दशक से, फिर 80-90 के दशक से हमने क्रूड ऑयल का उपयोग करना चालू कर दिया। फिर करीब 1900 के दशक से हमने गैस का उपयोग करना चालू कर दिया। आज हमारा इतना डिपेंडेंसी हो गया है कि पूरे विश्व का 80 से 85% जो एनर्जी का जो साधन है उसका हम कोयला, पेट्रोल, डीजल से पूर्ति करते हैं। 80 से 85%, मतलब हमारा जीवन 80 से 85% बदल गया है। और नुकसान यह है कि ये जो साधन है एनर्जी के, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब जैसे मैंने कहा कार्बन के स्रोत हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करते हैं और उसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो एनर्जी स्वराज के जो आइडिया है कि अच्छा, न सिर्फ क्लाइमेट चेंज होता है परंतु इसके कारण बहुत गड़बड़ भी होती है। कई बार लड़ाई जो देशों के बीच में लड़ाई होती है उसका प्रमुख कारण एनर्जी होता है। न सिर्फ वो, दूसरे देशों पे निर्भरता भी एनर्जी के कारण होती है। क्योंकि भारत देश में उदाहरण के लिए 80 से 85% जो क्रूड ऑयल है हम आयात करते हैं, तो हमें दूसरे देशों पर निर्भरता है। हमें उसके लिए भारत का जो बहुमूल्य फॉरेन एक्सचेंज है वो खर्च करना पड़ता है, तो दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ती है। तो इसी को सबको ध्यान में रखते हुए, वातावरण पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, दूसरे देशों की डिपेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए एनर्जी स्वराज का आइडिया आया। और ये कोई बहुत नया आइडिया नहीं है। गांधी जी हमेशा ग्राम स्वराज की बात करते थे कि हम कैसे अपने लोकल संसाधनों को उपयोग करके लोकल लेवल पर ही हमारी संपूर्ण जरूरतों को पूरा करें। और चूंकि एनर्जी इतना बड़ा ड्राइविंग फोर्स है हमारे जीवन का, हमारी सोशल लाइफ का, हमारी इकोनॉमिक लाइफ का, तो यदि हम एनर्जी में आत्मनिर्भर बन जाए तो सच में हम बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। यदि हम एनर्जी में आत्मनिर्भर बन जाए तो पर्यावरण पर्यावरण परिवर्तन को रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं? क्योंकि एनर्जी में आत्मनिर्भरता, अपने सब लोग अपनी एनर्जी की जरूरतें खुद पूरी करेंगे। कब हो सकता है? जब हम लोकल एनर्जी के साधनों का उपयोग करें। और लोकल एनर्जी के क्या क्या साधन हो सकते हैं? सूरज की ऊर्जा हो सकती है, पवन ऊर्जा हो सकती है, जल की ऊर्जा हो सकती है, बायोमास हो सकता है, गोबर गैस हो सकता है। तो ये लोकली उपयोग करना पड़ेगा, तो हम लोकल सक्षम हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एनर्जी स्वराज मतलब लोकल साधनों को उपयोग करके, लोकल लोगों को स्किल करके, लोकल लोगों के लिए लोकल लोगों की एनर्जी की जरूरत को पूरी करना एनर्जी स्वराज है। और एनर्जी स्वराज की किसकी जरूरत है? सभी को जरूरत है। हर इंडिविजुअल को जरूरत है, हर शहर को जरूरत है, हर राज्य को जरूरत है, हर देश को जरूरत है, पूरे विश्व को जरूरत है। क्योंकि एनर्जी के दुरुपयोग के कारण ही, कार्बन एनर्जी के उपयोग के कारण ही इतना बड़ा परिवर्तन आया है संसार में। तो यदि हम एनर्जी
में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, सब लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको रोकेंगे। न सिर्फ उसको रोकेंगे, साथ में जब हम लोकल अपनी जरूरतें पूरी करेंगे तो बहुत सारे लोगों को व्यवसाय देंगे, स्किल डेवलपमेंट होगा, लोकल अर्थव्यवस्था को भी हम मजबूत कर सकते हैं। तो जो गांधी जी की कल्पना थी ग्राम स्वराज, उसी के आधार पर जो एनर्जी स्वराज की कल्पना हुई। परंतु मैंने जब 2018-19 में विश्व यात्रा की, तब ऐसा लगा कि पूरे देश, पूरे विश्व के सारे देश एक ही दिशा में जा रहे हैं। सबको सिर्फ अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना है, प्रकृति पर ध्यान नहीं देना है। तो सरकारें जितने भी प्रयास कर रही है, मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है, हो रहा है, उसको रोक नहीं सकते। इसलिए एनर्जी स्वराज एक जन आंदोलन का रूप लेना चाहिए। हम हर व्यक्ति को लगे कि ये जो पर्यावरण बिगड़ा है उसमें मेरा हाथ है। यदि मैंने इसको ठीक नहीं किया तो मेरे बच्चे और मेरे आने वाले बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में भुगतेंगे, बहुत कष्ट को भुगतेंगे। इसलिए मुझे इसको ठीक करने की जरूरत है। तो मैं गर्व के साथ अपने एनर्जी के साधन खुद उपयोग करूं, खुद अपने आप में जनरेट करूं। तो एक जन आंदोलन बनना चाहिए। और जब जन आंदोलन बनता है तो वो पॉलिसी के ऊपर उठता है, वो इमोशंस के साथ होता है, वो किसी आर्थिक आधार पे नहीं हो सकता जन आंदोलन। जब भारत देश को आजादी दिलाने का मौका आया तो सब लोगों ने अपना सब कुछ त्याग करके फिर आजादी में योगदान दिया, एक आंदोलन किया। उसी तरह से एनर्जी स्वराज को अपनाने के लिए भी एक जन आंदोलन होगा, तब इतने बड़े जलवायु परिवर्तन को हम रोक सकते हैं और फिर से एक सस्टेनेबल जीवन मनुष्य का कैसे निरंतर सदियों सदियों तक चलता रहे, उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सर, एनर्जी स्वराज ने हमको बहुत प्रोत्साहित किया है, और जैसा कि हमें आपके बारे में पढ़ने में और मिला, तो मैंने ये पाया कि आप 11 साल के लिए एनर्जी स्वराज यात्रा पर निकले हैं। तो सर, हम सभी इस संसार में रह रहे हैं और एनर्जी को और एनवायरमेंटल को का क्षरण कर रहे हैं। तो आपको वह क्या बात है जो सर हिट करी, जिसने आपको इंस्पायर किया इस 11 साल की यात्रा पर निकलने के लिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। मुझे लगता नहीं कि किसी चीज की इंस्पिरेशन की जरूरत है। जिस दिन तुम्हें बहुत जोर से भूख लगती है तो तुम्हें खाना खाने के लिए कौन इंस्पायर करता है? कोई नहीं करता। वो तो हमारी जरूरत है। जब हमें प्यास लगती तो पानी पीने के लिए कौन इंस्पायर करता है? कोई नहीं करता, जरूरत है। जिस दिन तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो क्लाइमेट चेंज है ये बहुत सीरियस मामला है, और यदि मैं अपने बच्चों के लिए और अपने देश और प्रकृति के लिए, धरती माँ के लिए कुछ कर सकते हैं तो एक सीरियस योगदान करें, ताकि हम इस क्लाइमेट चेंज को रोकने में अहम भूमिका निभा सकें। तो जब हमें जरूरत होती है तो कदम खुद उस दिशा में बढ़ने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जो सुन रहे हो, आप लोग सुन रहे हैं, जितने भी दूसरे श्रोता सुनेंगे, उनको जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा कि हाँ ये तो सच में बहुत बड़ा गड़बड़ है, हाँ ये तो मनुष्य प्रजाति के जीवन के अस्तित्व को ही खतरा बन गया है। कितने तूफान आते हैं। अभी जो तूफान आया, एक तूफान वेस्ट कोस्ट पे आया, एक तूफान ईस्ट कोस्ट पे आया, कितना नुकसान करके जाता है। अभी बीमारी आ गई, फिर गर्मी के हीट वेव्स आ रहे हैं, अचानक बारिश हो जाती है। तो ये सब हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। जिस दिन आपको ये अनुभव हो जाएगा कि अच्छा, ये नुकसान पहुंचाने के पीछे जो कर्म करते हैं वो हम ही लोग हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे चाचा, हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड्स। तो जिस दिन आपको ये अनुभव हो जाएगा कि हाँ ये सबको बिगाड़ने में हम सबका हाथ है और हमें कुछ करना चाहिए, तो फिर किसी इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं। आपके पैर और हाथ और दिमाग और दिल ऑटोमेटिक उस दिशा में बढ़ने लगेगा। तो आज पर्यावरण दिवस पे मुझे उम्मीद है कि कम से कम 1-2 व्यक्ति इस बात को समझेंगे, इसकी गंभीरता को समझेंगे, तो वो ऑटोमेटिक अपना सुधार के जो काम करने की जरूरत वो उस दिशा में कदम उठाएंगे। साईराम सर, मेरा नाम अवंतिका अतरुज है। मैंने लाइफ साइंस में एमएससी किया हुआ है और अभी मैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ। फिलहाल मैं डेटा फैसिलिटेटर के रूप में नरसिंहपुर जिले में पदस्थ हूँ। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यह होगा कि जैसे कि अभी आपने बताया कि आप अपनी 11 साल की एनर्जी स्वराज यात्रा पर हैं, तो अभी तक का आपका इसमें सफर कैसा रहा और आपको क्या क्या परेशानियां आई? तो अगर आप थोड़ा अपने एक्सपीरियंस को हमारे बीच में साझा कर सके तो। साईराम। 11 साल की यात्रा तो बड़ी लंबी यात्रा है, और ये यात्रा पिछले साल ही चालू हुई है, 26 नवंबर 2020 में चालू हुई थी। तो अभी काफी लंबा समय बाकी है। परंतु
आप लोगों ने भी देखा होगा, जब भी हम यात्रा करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जीवन की स्किल सीखने को मिलते हैं, दुनिया कैसी है देखने को मिलता है। और मैं तो 11 साल के लिए निकला हूँ और अभी करीब 6 महीने हो चुके हैं, और जहाँ से मैं बैठा हूँ ये बस है, यही मेरा घर है। तो ये हर बार एक विशेष परिस्थिति पैदा करती है, क्योंकि इसी स्पेस में रहना है, इसी में काम करना है, गर्मी भी हो तो भी इसी में रहना है, ठंड हो तो भी इसी में रहना है, इसी से ट्रेवल करना है, इसी में लोगों को मिलना है, सारे काम इसी में करना है, इसी में एनर्जी को जनरेशन भी करना है, उपयोग भी करना है। तो ऐसे कई सारे अनुभव होते हैं यात्रा के दौरान में। एक जो बहुत बड़ा बदलाव नॉर्मल होता है, एक नॉर्मल आदमी जो घर में रहता है और एक व्यक्ति जो बस में रहता है, उसके लिए, मेरे लिए जो बदलाव है कि जो मेरा बिस्तर है वो हर दिन अलग अलग समतल में रहता है। कभी भी उसका समतल फिक्स नहीं रहता, कभी बस ऐसी खड़ी होती, कभी ऐसी खड़ी होती, कभी आगे की तरफ झुकी होती, कभी पीछे की तरफ झुकी होती है। तो मेरा बिस्तर हर दिन अलग अलग एंगल में, अलग अलग समतल में रहता है। तो वो एक बदलाव है। कई सारे लोग मिलते हैं, कई सारे लोगों को बहुत आश्चर्य लगता है कि अरे आप कैसे बस में रह सकते हैं। तो चूंकि मुझे, जैसे मैंने कहा, कोई इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं, मुझे तो लगता है कि इसकी जरूरत है। तो मेरे मन में आता है कि अरे मैं कैसे बस में रह सकता हूँ। नहीं, तुम लोग क्यों बस में नहीं रहते? तुम लोग क्यों इतने बिगड़े हो कि इतने बड़े बड़े घरों में 4 कमरे, 6 कमरे, 6 लाइट चाहिए और एसी भी चाहिए? तुम लोग ऐसे क्यों रहते हो? ऐसे प्रश्न आता है। तो मेरे लिए ये जीवन सामान्य है। जो लोग इतना दुरुपयोग करते हैं, लाइट का उपयोग करते हैं, ये करते हैं, एसी का दुरुपयोग करते हैं, उपयोग नहीं बोल रहा हूँ, दुरुपयोग करते हैं, फ्रिज का दुरुपयोग करते हैं। विंटर का जब समय आता है भारत में, तो लोगों से पूछता हूँ आपके घर में फ्रिज है? तो बोलते हैं हाँ है। तो क्या आपके घर का फ्रिज चालू है? तो बोलते हैं हाँ चालू है। तो अरे विंटर में फ्रिज क्यों चालू है? तो ये उपयोग नहीं हुआ ना, दुरुपयोग हुआ। मैं एक जगह बैठा था, ऐसे पंखा तेजी से चल रहा था, 5 पे चल रहा था। तो मैंने कहा, तो उपयोग और दुरुपयोग में मैं डिफरेंस बताया। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, पंखे को 5 की स्पीड की जगह 4 पे करते हैं। तो 4 पे कर लिया। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा आप कंफर्टेबल हैं? हाँ कंफर्टेबल है। इसका मतलब क्या? 4 की स्पीड से भी काम चल गया। मैंने कहा एक काम करें, 3 पे करते हैं। तो पंखा 3 की स्पीड पे किया। कंफर्टेबल है? हाँ कंफर्टेबल है। इसका मतलब एक्चुअल में 3 की स्पीड में आप कंफर्टेबल बैठे थे, 5 की स्पीड में चला रहे थे। तो जो एडिशनल एनर्जी लगी है क्या है? दुरुपयोग है। तो आपको आश्चर्य होगा, जाने अनजाने आप इतना दुरुपयोग करते हैं, एनर्जी का इतना दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, इसे दुरुपयोग, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाती है, आज आपने फैन का उपयोग किया, लाइट का उपयोग किया, फ्रिज का उपयोग किया, एसी का उपयोग किया, इसके कारण जो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हुआ है, उसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा वो वातावरण में जाएगा, और ये 200, 300, 400 साल तक अपना असर दिखाएगा। मतलब एक दिन का उपयोग या एक दिन का दुरुपयोग आपको कितने समय तक भुगतना है? 300, 400 साल तक भुगतना है। कौन भुगतने वाला है? जो उपयोग कर रहा है वो तो स्वर्ग ही सिधार जाएंगे 30 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल में, ज्यादा से ज्यादा 80, 90 साल में स्वर्ग सिधार जाएंगे। परंतु जो पीछे रह जाएंगे, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये जब मैं लोगों को देखता हूँ तो एक अलग अलग अनुभव होते हैं कि हम किस तरह से हमारे जीवन को जी रहे हैं और उसमें कितनी सारी गलतियां कर रहे हैं। और मैं जब यात्रा चालू की तब वो गलतियां एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं। तो कई सारे अच्छे अनुभव तो लोग आके मिलते हैं। अभी मेरी बस में एक चिड़िया ने घोंसला बनाया है, जहाँ पे ड्राइवर का पैर रख के ऊपर चढ़ता है, वो थोड़ा सा होल है। तो मैंने देखा अचानक वहां पे बहुत सारी घास है, फिर ध्यान से देखा तो उसमें अंडे भी हैं। तो चिड़िया ने घोंसला बना लिया। तो मन में बड़ा प्रश्न आया कि अरे एक ही दिन में चिड़िया ने घोंसला, अपना घर बना लिया। और हम मनुष्य लोग क्या करते हैं? कितना दिन लगता है अपना घर बनाने में? बनाते जाते हैं, जीवन भर कमाते रहते हैं। और शहरों में क्या करते हैं लोग? लोन ले लेते हैं और ईएमआई चुकाते हैं। कितने साल तक चुकाते हैं? 20 साल तक, 25 साल तक ईएमआई चुकाते रहते हैं। तो ये आधुनिक मनुष्य जो कि अपने आप को बहुत होशियार समझता है, एडवांस समझता है, साइंटिफिकली एडवांस समझता है, तो वो अपना जीवन आसान कर रहे हैं कि मुश्किल कर रहे हैं? तो जब ये यात्रा चलती है तो ऐसे कई सारे विचार आते हैं, और एक अपने आप को नॉर्मल से अलग रख के मैं देख पाता हूँ, और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है। और जो सामान्य जीवन, जो घर में रहते हैं, वो क्या क्या गलतियां करते हैं, किस तरह से थिंकिंग ठीक नहीं है, वो सब सोचने में आता है, समझने में आता है। तो अभी तक जो यात्रा हुई है, बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। करीब 6000 किलोमीटर में चला हूँ, करीब 20,000
लोगों से मिला हूँ और उम्मीद है कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, जो लोग यात्रा के टच में आते हैं वो इस बात की गंभीरता को समझेंगे और कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। थैंक यू सर। तो मैं अभी अगला आपसे यह पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने अभी बहुत सारे बताया कि हमारा जो पर्यावरण है वो डिग्रेड होता जा रहा है, तो अगर अभी तक हम सभी आम आदमी या फिर हमारी सरकार या किसी ने भी अब यदि कोई कदम नहीं उठाया, यदि कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसके रिजल्ट्स भविष्य में और क्या हो सकते हैं हम सभी के सामने? वेल, इसका रिजल्ट यदि अभी हमने कदम नहीं लिया और सब लोगों ने कदम नहीं लिया तो इसका रिजल्ट जो लॉन्ग टर्म में मैं देखता हूँ, हम कहते हैं ना कि एक जमाने में धरती पर डायनासोर हुआ करते थे परंतु अब नहीं है। तो यदि हमने कदम नहीं उठाया तो क्या होगा? 3-4-5 हजार साल बाद एक नई प्रजाति आएगी और क्या बोलेगी? एक जमाने में धरती पर मनुष्य हुआ करते थे। यदि हमने कदम नहीं उठाया तो हम नहीं रहेंगे। धरती माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि धरती पर हर प्राणी, हर जीवित, पेड़ पक्षी सब बराबर हैं। आप रहो नहीं रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लाइमेट चेंज इतना सीरियस होते जा रहा है, मैंने बताया ना कि 1 डिग्री टेम्परेचर बदल चुका है, 1.5 पे रोकने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड का विंडो है। परंतु यदि ऐसे भी अनुमान है, ऐसे कई साइंटिफिक अनुमान है कि यदि हमने कदम नहीं उठाया तो जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो 181 देशों की संस्था है, उसने बहुत क्लियर टारगेट रखा है। क्या टारगेट दिया है? कि 2030 तक मनुष्य को, पूरी प्रजाति को अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है उसको कम करके 50% पे ले आना चाहिए। ऐसा 2015 में डिसाइड हुआ था, कम करके 50% पे ले आना चाहिए। परंतु 2016 में क्या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हुआ? 17 में कम हुआ, 18 में कम हुआ, 19 में कम हुआ? नहीं, एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ते ही जा रहा है। प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा होता है। तो ऐसा लगता है कि मनुष्य प्रजाति तो सुधर नहीं रही है। तो फिर क्या होगा? तो ऐसा यदि होता रहा, अच्छा, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने ये भी टारगेट दिया कि 2050 तक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन 0 हो जाना चाहिए। मतलब पेट्रोल का उपयोग बंद कर देना चाहिए, कोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी सबका बंद कर देना चाहिए, या तो हमें नई टेक्निक का इजहार करना चाहिए ताकि हम वातावरण से CO2 को सक कर सकें। ऐसा नहीं किया तो ये सदी के अंत तक 2100 तक होते होते एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, एवरेज। और जब एवरेज टेम्परेचर 3 से 6 डिग्री बढ़ेगा तो उस समय में मनुष्य प्रजाति रहेगी, नहीं रहेगी, किस शेप में रहेगी, कितनी संख्या में रहेगी, कितनी मुश्किलों में रहेगी, ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं। तो यदि ऐसा ही चलता रहा तो जैसे मैंने कहा वही होगा। बाकी कई सारी जो प्रजातियां हैं, पेड़ों की विलुप्त होती है, जानवरों की विलुप्त होती है, कीड़े मकोड़ों की विलुप्त होती है, वैसे ही मनुष्य प्रजाति भी विलुप्त हो सकती है। अच्छा, इसके लिए बहुत ऐसा कलयुग आएगा और फिर 1000 साल बाद ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। 2100 मतलब कितने साल बाकी है? 80 साल। तो 2100 नहीं तो 2125, 2150, 2180, मतलब 100, 125, 150 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है और हमारे लिए अस्तित्व को ही एक बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। ऐसा कई लोग कहते भी हैं। विश्व के जो गुरु है दलाई लामा, उन्होंने पिछले साल कहा क्लियरली कि अब बहुत से लोग समझने लगे हैं कि धरती पर मनुष्य के जीवन का अस्तित्व को ही खतरा है और सिर्फ ध्यान करने से, प्राणायाम करने से और प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें एक्शन लेने की जरूरत है, हमें कुछ करने की जरूरत है और कुछ करने के लिए उचित समय आज ही है। और आज पर्यावरण का दिवस है तो हम सब लोग संकल्प लेके कुछ करेंगे। हम इस पर्यावरण के परिवर्तन का कारण नहीं बनेंगे, हम अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे तो ये जीवन धरती पर लगातार बना रह सकता है। तो सर, जैसे आपने बताया कि पेट्रोल और एलपीजी ये सब भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इनका रिप्लेसमेंट हम क्या, जो आम आदमी है, हम क्या अपना सकते हैं अपने दैनिक जीवन में जिससे कि हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज करें? वेल, ऊर्जा, सारे पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं सबका स्रोत तो एक ही है, सूर्य भगवान। चाहे वो बायोमास की ऊर्जा हो, पवन की ऊर्जा हो, हर ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही होता है। तो सूर्य देवता तो पहले भी थे, आज भी है।
तो हम अलग अलग, अच्छा आजकल साइंटिफिक डेवलपमेंट के कारण जो सूरज की एनर्जी को कन्वर्ट करके उपयोगी ऊर्जा में बदलना, उपयोगी ऊर्जा क्या है, खाना बनाना है तो हमें हीट चाहिए, पंखे को चलाना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर पंप चलाना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्रेवल करना है तो हमें मोशन चाहिए, तो ये उपयोगी ऊर्जा है। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज हो गई, ऐसे कई सारे उदाहरण हो गए हैं कि हम सोलर एनर्जी का उपयोग करके जो हमारी जरूरत की है वो सब पूरी कर सकते हैं। हम पानी गर्म कर सकते हैं, हम खाना बना सकते हैं, हम घर में इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति कर सकते हैं, खेतों में पानी के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर सकते हैं, ट्रेवल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग कर सकते हैं जो कि सोलर से चार्ज हो सकती है। तो जितने भी हमारे एनर्जी की जरूरत है वो सबका हम सोलर एनर्जी के माध्यम से, विंड एनर्जी के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं और अपनी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा, ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपतांधवा, ओम जय जगदीश हरे। माता पिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे, स्वामी मरियन्तयु नीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नागेन्द्र शयन, ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी हो साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंधुको, मंगल आरती अंधुको, मंदर गिरिधारी, ओम जय जगदीश हरे। नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम, जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम, जय सद्गुरुदेवा। नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण 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 ओम, नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम, सत्य नारायण नारायण ओम, जय सद्गुरुदेवा। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।